योग क्या है? क्या योग का मतलब सिर्फ कुछ आसन भर है? जी नहीं, योग जीवन शैली है। जिंदगी को जीने का एक तरीका है, एक सलीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम ना सिर्फ बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि जो कुछ लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं, उनसे राहत भी पा सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु सुनील सिंह। थैंक सर, यू स्वागत है आपका। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील सिंह योग की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है और बहुत सारे सालों से जो है लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। आज के हमारे इस सेशन में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये है कि किस तरीके से योग के जरिए हमारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनमें राहत पा सकते हैं, उनसे कैसे बचाव मुमकिन है। सर, इस सेशन में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम एक आम आदमी के लिहाज से जानना चाहते हैं तो योग का मतलब क्या है? क्या योग का मतलब सिर्फ कुछ आसन भर है या योग का मतलब इससे कुछ ज्यादा बड़ा है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों को लगता है कि योग हम आसन करके और योग हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करूंगा। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना। यहाँ किसको किससे मिलाना। बिल्कुल संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि मेरा आपसे मिलन, आपका मुझसे मिलन योग कहलाता है। और योग आसन तक सीमित नहीं है। योग एक धरोहर है, परंपरा है, पद्धति है जीवन जीने की। यदि आप योग को निरंतर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो जीवन है बहुत सरल, सहज और सजग हो जाता है। तो योग आसन भर नहीं है। हमारे ऋषियों ने योग पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और सामान्य लेमैन को जो जानना चाहता है तो सिर्फ मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि योग आप आसन तक सीमित नहीं करिए। जैसे जैसे हमारी वेबिनार आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे और विषयों को भी हम कवर करेंगे कि योग है क्या और कैसे हमारे जीवन में फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअली हमारी मदद करता है। जी जी, चूंकि आज हमारा जो फोकस है वो है कि योग के जरिए हम लोग कैसे निरोगी रह सकते हैं या योग भगाए रोग, ये हमारा जो आज का विषय है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ योग किस तरीके से किसी भी शख्स, किसी इंसान को निरोगी रहने में मदद करता है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अगर आप योग समझती हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ योग आसन और प्राणायाम है, तो योग जीवन जीने की पद्धति है। मतलब सनातन धर्म में हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितना जल का सेवन करना चाहिए, कितना भोजन लेना चाहिए, सूर्य की रोशनी में कितनी देर हमें रुकना चाहिए, जैसे सूरज ढल जाता है तो हमारे को अपने अल्पाहार करना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकली पूरा ये सनातन पद्धति में एक सिस्टम है जिसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि योग ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने जीवन में जितना घंटे वो जगा रहता है, हर एक घंटे के हिसाब से उसको ऋतुओं के अनुसार एक गिलास जल का सेवन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिन भर में 10 से 12 घंटे जगा रहता हूँ तो मुझे 12 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। यदि मैं 14 घंटे जगा रहता हूँ तो मुझे 14 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। तो योग ने हमें ये भी बताया कि हमें कितना जल का सेवन करना चाहिए या वाटर का सेवन करना चाहिए। साइंस कहती है कि हमारे शरीर में 70% जल होता है। और योग ने ये बात जो साइंस ने करीब 200 साल, 250 साल के अंतराल में बताई, योग ने हजारों साल पहले बताया। योग ने हमें ये बताया कि हमें जो व्यक्ति कम श्वास लेता है वो लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसके हमारे ऋषियों ने प्रमाण दिए। जैसे कछुआ जो है 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है, 250 साल तक जीता है। श्वान यानी कुत्ता 1 मिनट में 32 से लेकर 35 बार तक श्वास लेता है, तो वो लगभग 14 से 15 साल जीता है। वहीं जो मनुष्य है 15 से लेकर 18 बार श्वास लेता है, तो अभी वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं 71 ईयर तक आदमी जीता है। तो ये बात हजारों साल पहले ऋषियों को पता थी कि किसी भी व्यक्ति को यदि लंबी आयु प्राप्त करनी है तो उसको अपनी प्राण ऊर्जा का संचय करना होगा, कम श्वास लेना होगा। मतलब कम श्वास से मेरा मतलब है कि मिनट के अकॉर्डिंगली श्वास लेना होगा, लंबा गहरा श्वास भरना होगा और उसके बाद उसको उस श्वास को रोकना होगा और रेचक करना होगा। तो ये हजारों साल पहले उन्होंने बताई थी, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं।
महर्षि पतंजलि ने योग के पथ में कहा कि योग के 8 पायदान हैं या योग के 8 सीढ़ियां हैं। उनमें यदि आप चलते हैं तो अंतिम जो लक्ष्य आपका योग में है, ईश्वर को जानना या स्वयं को जानना या मोक्ष की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लेम्स है जो योग की यात्रा को पूरा करता है। यम में हमारे सोशल, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। नियम में व्यक्तिगत हमें क्या क्या चीजों को पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद आसन आता है। लेकिन क्या हुआ कि आज ये फास्ट ट्रैक का जमाना है, तो लोगों ने तुरंत इंस्टेंट चीजों पे ज्यादा जोर मारा। उन्होंने सोचा कि हमें आसन को ही सब कुछ जानते हुए उन्होंने योग को ही माना। हालांकि आसन एक योग का भाग है। अब आपका ये प्रश्न था कि योग कैसे वर्तमान समय में बीमारियों में हमें बचा सकता है। तो योग का जब उदय हुआ, जब हजारों साल पहले उदय हुआ, तो इसका मूल उद्देश्य ये नहीं था कि हमें बीमारियों से बचाना है या बीमारियां जो है हमें उससे ठीक करना है। ये बाय प्रोडक्ट्स थी। योग का मूल उद्देश्य क्या था कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है और मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है। अब जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई, योग में भी लोगों को आना शुरू हुआ और लॉट ऑफ रिसर्चेज हुई। उन रिसर्चेज में ये बात निकल के आई कि योग जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज में बहुत मदद करता है। लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत मदद करता है। योग, जो लोग बहुत मोटे हैं, अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकता है। योग, जैसे आज का टॉपिक है, डायबिटीज कंट्रोल करने में योग का बहुत बड़ा रोल है। योग हाई या लो ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप, अगर आप ये कहेंगे योग नहीं, उचित दिनचर्या, जीवन यापन, तब आप कंप्लीट उसके साथ आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब बीमारियों से अपने आप को आप काउंटर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और निश्चित तौर पे योग का आज बहुत बड़ा रोल है। मेडिकल साइंस का मानना यह है कि जब तक किसी चीज की रिसर्च ना हो तो वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पे जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है तो आपको साइंटिफिकली एविडेंस लाने चाहिए। तो यूएस में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, इंडिया में भी बाबा रामदेव जी हैं, उनकी इंस्टीट्यूट बहुत सारी रिसर्च कर रही है और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रमाण आ रहे हैं। तो अब लोगों का रुझान योग के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक बात आप मुझे बता दीजिए कि दुनिया में कौन सी ऐसी पद्धति है जो आपको प्रिवेंशन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा कैप्सूल है जो, या आप मेडिसिन खा सकती हैं जो आपको डायबिटीज से बचा सके? किसी भी पद्धति में है दुनिया में? नहीं है। आपको डायबिटीज हो गई है तो आप मेडिसिन खा सकती हैं और मेडिसिन उसको कंट्रोल कर सकती है। बट आपको डायबिटीज ना हो, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। और ऐसी मेडिसिन एक ही है पूरी दुनिया में, दैट इज कॉल्ड योग। आयुर्वेद भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिसको आप खा के डायबिटीज से बच पाएंगे। जी। लेकिन योग में है। योग में मैं किसी भी पैथी से मेरा विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सब पैथी एक दूसरे की पूरक होती है। किसी में कोई कमी नहीं होती, किसी में प्लस है कोई माइनस है, लेकिन मानव हित के लिए आपको सारी पैथी को कंबाइन करके जनहित के लिए उनको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। अब अब प्रश्न जरूर बनना चाहिए कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि योग में प्रिवेंशन है। तो मैं आपको साइंटिफिक बातें बताऊंगा जो आपको ठीक लगेंगी और तर्क संगत लगेंगी, तर्क के अनुसार बताऊंगा। योग में अगर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं सूर्य की रोशनी में, सूर्य नमस्कार का यदि हम अभ्यास करते हैं सूर्य की रोशनी में, तो क्या होगा? हमारे शरीर में जब हम अंडर द सनलाइट अभ्यास करते हैं, तो आपको अभी रिसर्च बता देता हूं जो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 10 में से 9 स्त्रियां विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडिया में, और 10 में से 7 पुरुष। परसों का एक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें ये आया हुआ है। तो अगर आप 40 मिनट अंडर द सनलाइट योग का, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो साल में यदि आपने 40 दिन भी अभ्यास किया तो आपकी बॉडी को 40 मिनट सनलाइट मिली अंडर दी सूरज की रोशनी में। और आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, तो सूर्य नमस्कार क्या हमारी मदद करेगा? सूर्य नमस्कार एक ऐसी डायनामिक फॉर्म ऑफ 12 क्रियाज हैं, अभ्यास हैं, जो कि हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम पर सब पे काम करते हैं और डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी योग की क्रिया है जिसमें हम मंत्र भी का उच्चारण भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं। सूर्य नमस्कार
साइंटिफिकली अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो आज सूर्य नमस्कार हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, और जितना हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा उतना हमारी बॉडी फैट को बर्न करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी, हमारे लंग्स का प्यूरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये डायनामिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब आपने सूर्य नमस्कार रोज आपने कर लिया तो क्या प्रिवेंशन है? प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं रोज सूर्य नमस्कार करती हूँ तो क्या ये मुझे किसी भी तरह की बीमारी से बचा लेगा? निश्चित तौर पे यदि आपका खान पान उचित है, 50% आपका भोजन, किचन आपका रोल प्ले करता है आपके स्वास्थ्य में, और 50% प्रिवेंशन में रोल प्ले करता है योग। जी। अनम्यूट। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आप जो है ये सारी जानकारी दे रहे हैं विस्तार के साथ। सर ये जो कि हमारा आज का फ़ोकस जो है वो है सारा का सारा डायबिटीज़ पर। तो मैं सीधे जी। उस सवाल पे आ जाती हूँ जो कि जो लोग हमसे जुड़े हैं या जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो उनका जो पहला कंसर्न होगा, वो ये है कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो कौन-कौन से आसन, ख़ास तौर पे आसन और प्राणायाम है जो कि डायबिटीज़ में असरदार हैं? क्या कुछ ऐसे भी आसन है जिन्हें करने से अगर पहले करते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं? ये 2 सवाल हैं, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक होने से पहले का बचाव की बात हम लोग करें, और एक अगर किसी को शुगर या डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके बाद के कौन-कौन से आसन होने चाहिए? जी। अब मैं, क्योंकि आपने ये मेरे से बात पूछी, तो मैं डायरेक्टली आसना से या प्राणायाम पे नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो भारत में 2025 में ये देश जो है मधुमेह की राजधानी होने जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ ये देश आयुर्वेद को जानता है, योग को जानता है, इसके बावजूद आपको ताज्जुब होगा 2025 में ये देश मधुमेह की राजधानी हो जाएगी। यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे, इस देश में होंगे। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं 11 करोड़ लोग चाइना में हैं, और भारत में लगभग 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, और उसके बाद यूएस में। तो डायबिटीज़ की सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डायबिटीज़ के कारण क्या हैं? अगर हम कारण को नहीं जानेंगे तो निवारण पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे। डायबिटीज़ के कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है वो होता है जेनेटिक। अगर माता-पिता में किसी को है, अगर माँ को है तो 50% चांसेस है बच्चे को होने के, और माता-पिता अगर दोनों को है, तो आप समझ लीजिए 90% चांसेस हैं उस बच्चे को डायबिटीज़ हो जाएगी जेनेटिकली। पहला कारण ये होता है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी है, हम कैसा खान-पान करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा, हमारी लाइफ़ में फिज़िकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ है या योग है या है नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चौथा, हम तेलीय गरिष्ठ भोजन का सेवन कर रहे हैं। किसी भी पुरुष की यदि वेस्ट यानी 40 से ऊपर कमर है, और महिला की अगर 35 से ऊपर कमर है, तो वो तैयारी कर लें कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। इन लक्षणों के अलावा, अगर सबसे इन कारणों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस, यानी ये सारी बातें आप एक पल्ले में रख दीजिए और स्ट्रेस को एक पल्ले में रख दीजिए, तो स्ट्रेस यानी तनाव का जो पल्ला होगा वो बहुत भारी होगा। अब आपके 2 प्रश्न हैं कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो क्या करें, और जिनको डायबिटीज़ है वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है, तो ये जो मैंने कारण बताए इन कारणों को हटाना होगा। इन कारणों को आप कैसे हटा सकते हैं? इन कारणों को आप हटा सकते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। रोज आप कम से कम 40 मिनट योग अभ्यास को सम्मिलित कर लें। योग अभ्यास के सूर्य नमस्कार से लेकर फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग आसनास, वो मैं बताऊँगा कौन-कौन से आसनास हैं। प्राणायाम को इनकलकेट कर लें, एंड अबव ऑल आपको ध्यान का रोज अभ्यास करना होगा। ये तो हुआ 50% योग से प्रिवेंशन। अब 50% उचित खान-पान से प्रिवेंशन। योग का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति यदि निरोगी रहना चाहता है, तो उसको अपने उचित खान-पान लेना चाहिए। योग का ये कहना है कि हमारा जो जठर होता है, हमारा जो पेट होता है, हर इंडिविजुअल की मुट्ठी के बराबर होता है। यदि मैं 100 केजी का व्यक्ति हूँ, तो अगर मेरा मुट्ठी बनाऊँगा, इतना ही मेरा पेट है। तो क्या हम सिर्फ इतना ही भोजन खा रहे हैं, एक टाइम में? ऐसा हो रहा है? एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि योग का ये मानना है कि जब सूर्य उदय होता है, तो हमारी जठराग्नि जो होती है प्रदीप्त हो जाती है, बहुत बर्न करती है, जल। तो योग ये कहता है कि जब हम मॉर्निंग में जो हम अपना नाश्ता करते हैं, नाश्ता हमारे राजा की तरह होना चाहिए, और दिन का जो हमारा लंच होता है वो क्वीन की तरह होना चाहिए, और रात का जो भोजन होता है पॉपर यानी भिखारी की तरह होना चाहिए। तो इसको दूसरे अगर मैं उसमें कहूँ तो रात का जो भोजन है, क्योंकि रात में जैसे ही सूरज ढलता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा हमने भोजन लिया होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, स्टोर कर देती है।
यदि हम रात को अल्पाहार लेंगे तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो आपका उचित भोजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। योग का मानना है कि हमें अपनी भूख को, अपनी एपेटाइट को 4 कंपार्टमेंट में बांटना चाहिए। 2 कंपार्टमेंट में हमें भोजन लेना चाहिए, 1 कंपार्टमेंट में हमें जल लेना चाहिए और 1 कंपार्टमेंट हमें खाली रखना चाहिए, हमारे बॉडी में केमिकल गैसेस के चेंज रिएक्शंस के लिए और बनने के लिए। तो इसको आप अगर सामान्य भाषा में समझेंगी तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ, यदि हम अपनी एपेटाइट का आधा कर लें, अगर दिन भर में हम 10 चपाती खाते हैं, यदि हम 5 खाते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे और योग का अभ्यास कर रहे हैं, एक तो हमने अपनी एपेटाइट यानी भूख को कम कर लिया, ऊपर से हम 40 मिनट योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को निरंतर हाई रखते हैं। तो हमारी बॉडी क्या होगी, जो हमारा पैनक्रियास ग्लैंड है, जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बैलेंस करता है, वो हमारी समस्या हमें नहीं होगी। और योग के अभ्यास जो है, ये तो मैंने आपको प्रिवेंशन बताया, अगर आप करती हैं, मैं करता हूँ, कोई भी व्यक्ति करता है जिसको अंदेशा है कि मुझे, और आपको हर रोज चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से आप 3 टाइम भोजन लेते हैं, उसी तरीके से आपको प्रातःकाल 40 मिनट योग का अभ्यास करना है। और हर रात को सोने से पहले 5 से लेके 10 मिनट आपको ध्यान करना है, मन का भोजन भी करना है। क्योंकि अगर आपने मन का भोजन नहीं किया तो जहाँ मैंने कहा कि स्ट्रेस का लेवल आज के वर्तमान समय में, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा होती है, कम समय में हम बड़ा होना चाहते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स को करना चाहते हैं। अगर हमने रोज अपने मस्तिष्क को भोजन नहीं दिया तो कुछ दिनों बाद हमारा मस्तिष्क भी रोग ग्रसित हो जाए। अब ये तो मैंने बताया जो आपने पूछा कि मुझे किन लोगों को बचाव के लिए। अब डायबिटीज में सपोज किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज हो ही जाती है, तो हमें अब क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्योर नहीं होती है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं होती है। ये मिथ है, जो भी व्यक्ति इस पे बात कर रहा है, ही एंड शी इज रॉन्ग, वो रॉन्ग मैसेज प्रोपोगेट कर रहा है सोसाइटी में। दूसरा, ये कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी क्रिया से, अगर आप, मैं आज कपालभाति क्रिया का अभ्यास करूं तो मैं आज 1 किलो वजन लूज कर सकता हूं, ये कदापि नहीं हो सकता। साइंस नहीं मानती है, ये कहीं पर भी नहीं है। बेसिकली ये गिमिक्स हो सकते हैं, लुभावने प्रलोभन हो सकते हैं, बट ये साइंस नहीं। साइंस क्या है, ऐसे आसन जिनमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग लंबी अवधि तक करते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स, अवयव, डायबिटीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, वो होता है पैनक्रियास ग्लैंड। पैनक्रियास ग्लैंड ऊपर होता है। तो जब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किया और कुछ देर जब उस आसन में हम रुकते हैं, तो क्या होता है, उस आसन में रुकने से हमें ये लाभ होता है, जब हम कम बैक करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, योग मुद्रा यदि हम कर रहे हैं, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं और धीरे धीरे अपने सर को जमीन पे लगाने की कोशिश करें, और जब अगर हमारा सर लग जाता है जमीन पे और कुछ देर हम वहीं पे स्टैटिक यानी अपने श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ देर रुकते हैं, 30 सेकंड इनिशियली, और जैसे जैसे आप अभ्यास करें तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं। उससे क्या होगा, जब हम कम बैक करते हैं, वापस आते हैं, तो इनिशियली जब हम रुकते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हमारा ऑर्गन्स होता है, सिकुड़ना होता है हमारा ऑर्गन। लेकिन हम जब कम बैक करते हैं तो ब्लड का फ्लो उस ऑर्गन्स में इतना ज्यादा जाता है, उससे क्या होता है, वो ऑर्गन जो स्लगिश स्लो हो गया होता है, वो ऑर्गन्स की धीरे धीरे कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो मधुमेह जिन लोगों को भी होता है, उनके लिए जो मैं विधिवत कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, उनके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। पहले जिन लोगों को भी मधुमेह है, उनको अपने डाइट को 6 बार यानी 6 टाइम उनको भोजन का सेवन करना चाहिए। वो अगर दिन भर में 6 चपाती खाते हैं तो वो 6 टाइम में उसको डिवाइड करते हैं। अगर यदि आप 8 बजे के ब्रेकफास्ट में 2 चपाती खाते हैं, तो 8 बजे के ब्रेकफास्ट में आप 1 चपाती खा लीजिए, उसके बाद 10 बजे 1 चपाती खा लीजिए, 12 बजे एक लंच कर लीजिए, फिर 2 बजे एक और लंच कर लीजिए, 4 बजे लाइट स्नैक्स ले लीजिए और 8 बजे आप भोजन खा लीजिए। 6 टाइम जब आप अपनी डाइट को, भोजन को डिवाइड कर लेंगे, तो आपको क्या फायदा होगा, उसमें क्या होगा, जब बार बार आपकी जो जठराग्नि स्लो हो जाती है, उसमें बार बार जब हम घी डालेंगे तो बढ़ जाएगी। तो जितनी हमारी जठराग्नि ठीक रहेगी, जितना हमारा डाइजेस्टिव जूसेस ठीक रहेंगे, उतना यदि हम डायबिटीज से भी ग्रसित भी हैं तो भी हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे।
अब आपने अपनी भोजन को, अपनी भूख को 6 तरह से डिवाइड कर लिया, 6 भाग में डिवाइड कर लिया, और उसके बाद आपने रोज 40 मिनट ऐसे आसन किए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड ग्लैंड पे इफेक्ट डालते हैं। तो पैनक्रियाज ग्लैंड में कौन कौन सी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डालते हैं? सबसे पहले आपको कपालभाति क्रिया करनी चाहिए। कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया होती है। इसमें पद्मासन सुखासन में आप बैठ जाते हैं, नाक से श्वास को निकालते हैं, आपका पेट भीतर जाता है। नाक से जैसे आपने सांस निकाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। आप क्या करते हैं? फोर्सली आप एक्सिलेशन करते हैं, प्रश्वास करते हैं। इनहेलेशन, श्वास जो आता है वो ऑटोमेटिकली पैसिव होता है, वो आता है। जब आप बार बार अपने पेट को, स्टमक को स्ट्रोक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इससे? बेसिकली साइंटिफिकली क्या हो रहा है? ये पेनिट्रेशन क्रिएट कर रहा है हमारे मणिपुरक चक्र में या सोलर प्लेक्सिस में, जिसको मेडिकल साइंस कहती है। बार बार अंदर बाहर करने से क्या होता है? वहां पेनिट्रेशन क्रिएट होता है, और पेनिट्रेशन क्रिएट करने से क्या करता है? जो वो हमारे अंग, सेल्स, टिश्यूज होते हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। और बार बार पेनिट्रेशन करने से क्या होता है? वो स्लो हो गया, अगर ऑर्गन हमारा स्लगिश हो गया है, वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले इसमें अभ्यास आपको क्या करना चाहिए? रोज 5 मिनट आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति योग में षटकर्म की क्रिया है। सर यहाँ मेरा एक वर्तमान सवाल है। जी, जैसे आपने कपालभाति का ज़िक्र किया, तो कपालभाति को भी जैसे आपने अभी बताया, करके दिखाया भी, वहीं कुछ और योग एक्सपर्ट हैं जो कि कहते हैं कि एक बार आपको श्वास लेना है और एक ही बाहर निकालना है, ये भी एक टेक्निक है। तो क्या ये दोनों टेक्निक एक ही काम करती हैं, या फिर सही और गलत का भी कुछ अंतर है इन दोनों में? देखिए, जब हम सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से हम बात करते हैं, तो हम सरल पद्धति पे चर्चा करते हैं, जिससे किसी को लाभ हो, हानि ना हो। जब आप श्वास रोक लेंगे कपालभाति में, यदि आपने श्वास रोक लिया और फिर आपने स्ट्रोक करना शुरू किया, तो इससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको स्ट्रोक हो सकता है। आप योगी तो है नहीं, आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आपको कितने तरह के क्या क्या रोग हैं, और ये भी नहीं जान रहा हूँ किस तरह की मेडिसिन आप खा रही हैं। तो योग में देखिए, योग में भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। तो हाँ, ये तो कहा ही जाता मेरा है ये, कि सॉरी, जी, मैं इंटरप्ट हम कर रही हूँ। कहा बोले प्लीज। कि आपको योग जो है वो किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में सीखना चाहिए आइडियली तो। जी। अब दूसरी बात आपने पूछी, अगर मैंने सांस रोक लिया और दिल्ली जैसे शहर में, नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर है 47, 48, और किसी गुरु ने ये चर्चा कर दी, अगर आप कपालभाति 30 मिनट कर लेंगे तो आप 3 किलो का वजन घटा लेंगे। इससे क्या होगा? अगर आपने कपालभाति, आपकी बॉडी में जल नहीं है, कम वाटर है, और आपने 25 to 30 मिनट्स कपालभाति कर लिया ओवर इंथुजियाज्म में, जोश में, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपका जी। ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, साइंस की बात कर रहा हूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना था कि जो सवाल था वो ये था कि अगर आप, जैसे हमने नॉर्मल कपालभाति की जो क्रिया होती है, वो होती है कि आप साँस लेते हैं, श्वास लेते हैं, फिर उसको आप निकालते हैं। जैसे आपने करके भी दिखाया। लेकिन वहीं कुछ और लोगों का ये भी मानना है, खास तौर पे जो आजकल का जो तनाव का दौर है, उसमें अगर आप सिंगल टाइम ब्रीथ करते हैं, एक बार साँस लेते हैं और एक ही बार में उसको निकाल देते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं इसी पे जानना चाहती थी कि वाक़ई ऐसा कुछ है, या फिर जिस भी तरीके से आप करें, दोनों का एक ही नहीं, ये जैसा? देखिए, जो जहां तक मुझे लग रहा है कि कहीं पे आप ये भस्त्रिका की चर्चा तो नहीं कर रही हैं कि, ऐसे तो नहीं भस्त्रिका कर अलग रही है, हैं? भस्त्रिका की नहीं, मैं इसी में जैसे हम लोग अच्छा, कपालभाति की बात कर रही हूँ। अच्छा। देखिए, मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको वो पद्धति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जिस पद्धति को मैंने पढ़ा, मैंने अष्टांग योग को पढ़ा। मैंने इसमें आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि निश्चित तौर पे इतने बड़े बड़े गुरु इस देश ने दिए, हो सकता है इस तरह की हो। बट मेरा ये मानना है कि कपालभाति सबसे पहले योग का, जब हम किसी भी प्राणायाम, क्रिया, आसन का अभ्यास करते हैं, तो बीइंग अवेयर होकर करते हैं, तो जागरूक होकर करते हैं। जब जी। हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास हमें लाभान्वित करेगा। अगर आप जागरूक नहीं है और आप मैकेनिकल, आपने आंखें बंद की हुई हैं, अभी देखिए कुछ लोग पार्क में करते हैं, ये पार्क में कर रहे हैं, ये मैकेनिकल है, ये क्रमिक है, यंत्रवत है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने ट्रेडमिल में 15 मिनट का टाइम फिक्स किया और आप दौड़ रहे हैं। योग में बीइंग अवेयर, जागरूकता के आधार पे आपको करना है। और जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो आपने क्या करना होता है? एक्सहेलेशन, सांस प्रश्वास लंबा निकाला, सॉरी, और पेट को हमारा कॉन्ट्रैक्शन भीतर की ओर होता है। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो पेट भीतर की ओर होता है। तो जब आप पेट हमारा भीतर की ओर जाता है,
और हमने सांस निकाला, जो हम सांस लेते हैं वो तो पैसिव होता है, उसमें लेने की जरूरत नहीं होती है, लेने की जरूरत नहीं होती। और जो लोग भी आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात बहुत निश्चित तौर पे कह दूं, अति सर्वत्र वर्जित है। आप कपालभाति को मत समझिए कि ये रामबाण है और आपने 30 मिनट किया और आपको 30 केजीज वेट महीने में कम हो जाएगा। प्लीज 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 गॉड से ऐसा मत करिए। उसका कारण क्या है? अगर आपने कपालभाति उचित निर्देशन में, उचित योग गुरु के सानिध्य में नहीं किया और कुछ चीजों को आपने फॉलो नहीं किया, जैसे कपालभाति किन के लिए वर्जित है? जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनके लिए वर्जित है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनके लिए वर्जित है, अल्सर, हर्निया, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए वर्जित है ये। और जो एसिडिक है, जिनकी बॉडी में एसिड बहुत तो बनता है, उनके लिए मैं वर्जित है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग अगर जो आपने भी बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए, तो आप अगर इसे एक बार दोहरा दें तो बेहतर होगा। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हो कि हम कपालभाति कर रहे हैं और हम कपालभाति से हम महीने में 15 किलो 20 किलो वेट कम कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी सावधानियां भी आपको रखनी होंगी, अन्यथा क्या होगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको हृदय रोग की समस्या है, अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस, एसिड की प्रॉब्लम है और गर्भवती महिलाएं, कपालभाति उनके लिए सर्वथा वर्जित है। क्योंकि अगर आप कपालभाति इस तरह से करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जी जी, बहुत ही बढ़िया जो है आपने ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी चूँकि हम जी लोग बात कर जी रहे थे आसन पर और आपने बताया कि प्राणायाम तक भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब चूँकि जैसे कि आपने कपालभाति के बारे में ज़िक्र किया, तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगी, क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स का आई थिंक हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था पूरा कि जो किन-किन लोग मतलब कौन-कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स जी उसमें जी अगर जी जी बचा है तो आप उसे कंटिन्यू करें और अगर नहीं है तो फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन-सी चीज़ें उन्हें नहीं करनी है? हाँ, कौन से आसन अभी नहीं करने? कुछ आसनास देखिए, जो डायबिटीज पेशेंट को फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास बिल्कुल करने चाहिए जितना मैंने बताया हुआ, और बैकवर्ड बेंडिंग काउंटर पोजेस करनी चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग में जैसे योग मुद्रा है, जानु शीर्षासन है, शशांक आसन है, इनका अभ्यास करना चाहिए। बैकवर्ड बेंडिंग में आपका भुजंग आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, शल्वासन हो गया, धनुरासन हो गया, इसका अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम में उनको बड़े आसानी से वो लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो रोज रात को सोते वक्त ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और एक योग में मैं बहुत अच्छी एक मैं ध्यान हमेशा बताता हूँ, जो भारतवर्ष में कम प्रचलित है, इसको हम प्रतिप्रसव कहते हैं। प्रतिप्रसव मतलब तंत्रा में ये कहा जाता है, जो हमारे साथ घटित हो गया है उसको पुनरावृत्ति या उसको दोबारा देखना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं? रोज रात को आप बैठिए, खाना खाने के बाद अपने बेड पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और सबसे पहले जो आपने मॉर्निंग में सबसे पहले जो क्रिया की है उसको सिलसिलेवार आप देखिए। आप सबसे पहले उठे, फिर आपने क्या किया, पानी पिया, माइन्यूटली एक एक क्रिया को देखते हुए रात तक की आप उस क्रिया को देखिए। तो ये जो तंत्रा में इसको प्रतिप्रसव कहते हैं, योग में इसको भावना ध्यान कहते हैं। जब आप ये रोज निरंतर करेंगी, जो दिन भर में जो आपने गलतियां की होती हैं, दिन भर में आपने किसी पे क्रोध किया होता है, जब आप उसको पुनः देखते हैं तो अगले दिन आप फ्रेश तैयार होते हैं। ये क्रिया आपकी कैसे मदद करेगी? ये क्रिया आपको डी स्ट्रेस होने में इतनी मदद करेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। उसका कारण क्या है? जो ऑलरेडी घटित हो गया है उसको हम पुनः देख रहे हैं, तो उसमें जो जो हमसे गलत हुआ होगा जाने अनजाने में, हम उसको अगले दिन रेक्टिफाई करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है कि आप 3-4 दिन की क्रियाओं को भी देखना शुरू करते हैं। और ये योग में कहलाता है ध्यान। बीइंग अवेयर, कोई भी चीज हम अगर जागरूक होकर करते हैं तो योग में ध्यान कहलाता है। और ये जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, इनके लिए ध्यान करना नितांत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी। चूँकि हम लोगों ने इस पर काफ़ी विस्तार से बात की है कि कौन-कौन से आसन, कौन-कौन से प्राणायाम, योग करना चाहिए हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? निश्चित तौर पे देखिए, डायबिटीज पेशेंट को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज अवॉइड करनी चाहिए, कुंभक यानी श्वास को उनको रोकना नहीं चाहिए। कभी भी उनको कुंभक नहीं करना चाहिए। कुंभक का मतलब होता है हमने सांस भरा, फॉर एग्जाम्पल 4 काउंट तक सांस भरा,
हमने 8 काउंट तक सांस रोक लिया और फिर 4 काउंट तक निकाला। जब हम रोकने वाली जो प्रवृत्ति है ये हमें नहीं करनी चाहिए। इसका कारण क्या होता है कि यदि हमने कुंभक किया, जनरली ये देखा गया है जिनको भी डायबिटीज होती है उनका ब्लड प्रेशर जनरली हाई रहता है और वो प्रोन टू है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो अगर वो अपना श्वास रोक लेंगे तो हो सकता है उनको लाभ की जगह हानि हो जाए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, उनको किसी भी कीमत पे अपने श्वास को नहीं रोकना है। कई बार ये देखा गया है कि आपने ओवर इंथुजियाज्म में, जोश में आपने सूर्य नमस्कार की, किसी फिल्म एक्ट्रेस के बारे में सुना कि वो 100 सूर्य नमस्कार कर लेती है और डायबिटिक पेशेंट ने जोश में आकर 50 सूर्य नमस्कार कर लिए, जबकि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता थी 10। अगर उन्होंने 50 सूर्य नमस्कार कर लिए ओवर इंथुजियाज्म में, तो उससे क्या होगा, उनके बॉडी का शुगर लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि हो सकता है उनको स्ट्रोक हो जाए। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको अपनी जब अभ्यास करते हैं, संतुलित अभ्यास करना है, स्नेह स्नेह धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अपने अभ्यास को बढ़ाना है और निरंतर, यदि वो घर पे भी कर रहे हैं, निरंतर योग गुरु से उनको बातचीत करनी होगी उनकी प्रोग्रेस के बारे में। तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं डायबिटिक पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए। खान पान का तो खैर वो मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। हाँ, जी, खान-पान पे भी हम एक बार वापस आएँगे क्योंकि योग का मतलब तो पूरा लाइफ़स्टाइल ही है। चूँकि जी अब आसन की बात हो गई, प्राणायाम की बात हो गई, काफ़ी डिटेल में बात हो गई। अब जो कि जैसा हमने ज़िक्र किया कि हम चाहते हैं कि लाइफ़स्टाइल और खान-पान में वो किस तरह की तब्दीली जो है आप सलाह देंगे, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको? देखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने पहले भी बताई है कि उनको अपने एपेटाइट यानी भूख को 6 भाग में डिवाइड करना होगा, सबसे पहली बात। और डायबिटीज़ के पेशेंट अगर वो करते हैं, अगर मेरा ये मानना है कि अगर हम बीमार क्यों होते हैं, अगर हमारे बॉडी का एक पीएच लेवल होता है। अगर हमारी बॉडी का पीएच लेवल 1 टू 14 होता है, 7 हमारा मध्यम होता है। अगर हम अपनी बॉडी के पीएच लेवल को, यानी हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, तो डायबिटीज़ जैसी समस्या से भी अगर हमें हो रखी है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो समझिए। जो लोग भी डायबिटीज़ के पेशेंट हों, उनको जनरली ये कोशिश करनी चाहिए अपनी बॉडी का जो पीएच लेवल है 7.35 टू 7.45 जो पीएच लेवल होता है, उसको रखना चाहिए। वो हम कैसे रख सकते हैं? तो वो हम कैसे रख सकते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ ऋतुओं में हर तरह के फल मिलते हैं, हर तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। यदि वो कच्ची सब्जियों को लेके वॉश करके यदि वो उसका सूप पीते हैं, खीरा, ककड़ी, इन सबको, धनिया, इनको वॉश कर लीजिए प्रॉपर्ली। इनका अगर आप सूप बना के पीते हैं, ये आपकी बॉडी के पीएच लेवल यानी एसिडिक लेवल को बैलेंस करेगी और हमारी बॉडी का जितना अल्कलाइन लेवल बढ़ता जाएगा, अगर हमारी बॉडी का अल्कलाइन लेवल हाई है कंपैरेटिवली 7.35 टू 7.45 है, तो अगर हमें डायबिटीज़ ही नहीं, हमें दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी है, वो हमारे शरीर में नहीं आए। तो हमने क्या करना है? ऐसे पदार्थों का कच्चे पर इनका सेवन करना है, उनको हम सूप बना सकते हैं। जनरली डायबिटिक पेशेंट को ये ज़रूर ध्यान रखना होता है, उनको एक साथ चपाती और राइस को नहीं खाना चाहिए, एक साथ। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए कि और क्या उनके लिए वजह पता लगा इसकी क्या वजह, दोनों ही हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे बॉडी में शुगर को बढ़ा देता है। और वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में जो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर ऑलरेडी उनके ब्लड से घूम रही है। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में प्राचीन समय से लेके रागी, ज्वार ये सब का चलन था। अगर आपको याद होगा, हमारे पूर्वज, हमारे दादा-दादी सब खाते थे। बट जैसे-जैसे वर्तमान समय में आया तो हम लोगों को लगा कि व्हाइट यानी सफ़ेद जो होता है वो सुंदर होता है, वो अच्छा होता है। जबकि डायबिटीज़ पेशेंट को व्हाइट पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। उनको मैदा नहीं खाना चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए, नमक कम लेना चाहिए। समझ रही? सूजी का कम सेवन करना चाहिए। ये व्हाइट उनको राइस हमेशा ज़हन में जी, बिल्कुल, सफ़ेद चावल। हुँ, सफ़ेद चावल जी, और तो ये ज़रूर उनको ध्यान रखना होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आटा जो वो लेते हैं, आटा पैकेट आटा आटा से अच्छा है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो बाज़ार में चले जाएँ और वो चना का, ज्वार का, इन सब का आटा मिक्स करके बनाएँ और बहुत ज़्यादा नहीं, 2 किलो 3 केजी का आटा एक बार में बनवा के ले आएँ, जिससे उनका 10-15 दिन चल सके। उससे क्या होगा, एक तो वो फ्रेश आटा ले रहे हैं, फ्रेश आटा मिक्स्ड है, उस आटे में प्रोटीन है, उस आटे में
मैग्नीशियम, फास्फोरस, B3, B6 और ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत सारी चीजें हैं उन आटे में मिक्स्ड है, और वो डायबिटिक पेशेंट को डाइजेशन में मदद करेगा। तो अगर आप सिंपल गेहूं का आटा खा रहे हैं या आप मैदा की रोटी खा रहे हैं, वही वेराज अगर आप ये मिक्स खाते हैं, मिक्स ग्रेन की रोटी खाते हैं, तो आप देखेंगे इतना फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आपको हमेशा लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। डायबिटिक पेशेंट को इतना स्मार्टली फूड खाना चाहिए, जो मैं बात अब शेयर करूंगा। 5 बजे के बाद, ये ध्यान रखिए, ये बात जो भी इसको प्रोग्राम को देखेंगे या देख रहे हैं, 5 बजे के बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा शुरू होता है, वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है 5 बजे के बाद, डायबिटिक पेशेंट को यथासंभव ये कोशिश करनी चाहिए वो लिक्विड डाइट, इन ए सेंस वो सूप ले सकते हैं, उनके लिए लाभप्रद होगा, बट हार्ड इंडियन फूड उनको नहीं लेना चाहिए। बट इंडिया में क्या है, विपरीत है। रात वाली जो थाली होती है वो अचार, पापड़, सब्जी, दाल बिल्कुल ऐसे सजी होती है कि गृहिणी मतलब इतना आनंदित अपने आप को फील कर रही होती है अपने हस्बैंड को जब वो थाल सजा के देती है, जबकि उसको मालूम नहीं है प्रैक्टिकल, वो जाने अनजाने में इस प्रेमवश उस व्यक्ति को डायबिटीज से और ज्यादा ग्रसित कर रही है। जबकि यदि आप उनको कुछ भी, डायबिटीज पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर हम ऐसा क्या खाएं, हमारा तो बहुत मन करता है। मेरा ऑलवेज ये कहना है, जो भी कुछ आपका खाने का मन करता है नाश्ते में खाइए। नाश्ता इज ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट थिंग। आपने कहा नहीं सर हमारा जलेबी खाने का मन करता है, हैव इट इन द नाश्ता, व्हाट इज द बिग डील, बट नॉट इन द डिनर। हमारे जैसे लोग, सोचिए, मुझे इस यात्रा में 3 डिकेड से ऊपर का टाइम हो गया है, कितना भी मन करा, परिवार में कोई भी मिठाई आई, रखी गई, रात में नहीं खाते हैं उसको, मॉर्निंग में अपने नाश्ते के साथ खाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं जरूर बताना चाहूंगा, डायबिटिक पेशेंट ये हमेशा कोशिश करें, ऊपर से वो कभी भी नमक और चीनी, शुगर, ध्यान रखें किसी भी कीमत पे वो ना पिए और ना खाएं। उसका कारण क्या है, ऑलरेडी इनकी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है, उनकी जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, वो नैरो हो रही हैं ऑलरेडी, बिकॉज उसमें बार बार वो शर्करा घूमता है, वो पैसेजेस को ब्लॉक करना शुरू करता है। यदि वो इस तरह से नमक भी ज्यादा खाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वेन्स हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट को ये भी देखा गया है कि उनको अगर वो प्रॉपरली क्योर नहीं करते हैं, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक की संभावना रहती है। और डायबिटिक पेशेंट को ये अच्छी तरह ध्यान रखना है, खाना हमारा छूट जाए लेकिन 40 मिनट का योग अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। जी सर यहाँ पर आपने बताया कि जो हमारा पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जो सब्जियां हैं, खासकर हरी सब्जियां, तो उनका सेवन जरूर करना चाहिए, सूप के फॉर्म में या फिर जूस की फॉर्म में। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सूप के तौर पे लेना या फिर सूप के तौर पे लेना कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा? सूप के तौर पे और जूस के तौर पे, एक को बॉईल करके लेते हैं और एक को कच्चा। देखिए, ये जो नेचुरोपैथी ये कहती है, जब हम इन चीजों को कच्चा खाते हैं तो इनके न्यूट्रिएंट्स मरते नहीं है, तो सूप से अच्छा है जूस के तौर जी, लेकिन जी मुझे लगता है जूस जिन के। लोगों को थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को पचता नहीं, तो आई थिंक वो फिर उनको सूप की फॉर्म में लेने के लिए देखिए कुछ। देखिए ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं, यदि आपको, अगर आप जूस की तरह लेंगी तो आप ज्यादा लाभ होगा। अगर आप जूस की तरह नहीं भी लेती हैं, अगर सूप की तरह ले सकती हैं, मैश करके इसको प्रॉपर्ली बना के ले सकती हैं, तो भी कोई दुविधा नहीं है। और सूप में क्या दूसरा एडवांटेज जरूर होगा कि सूप जो गर्म होता है, और गर्म जो हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है, हीट का तो वही है, हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है। और हम धीरे धीरे पीते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज कन्वे हो जाता है कि एक जो कप है, इट इज मोर देन इनफ। अगर वो कच्चा होगा, हो सकता है हम 4-5 ग्लास पी जाएं। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई वो दुविधा नहीं है। देखिए, मैं ये बात करता हूँ बेस्ट, अगर दी बेस्ट है और फिर आप बेस्ट पे आ जाइए, वेरी गुड एंड गुड, तो दोनों जी, ऑप्शन में जो आपको मिले। जी 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 डायबिटीज पे मुझे लगता है कि काफी लंबी बातचीत हम लोग की हो चुकी है और बहुत सारी चीजें जो कि हमने इसमें जिस पर चर्चा की है। अब मैं जी जानना चाहती हूँ कि दूसरी एक जो बहुत कॉमन बीमारी है लाइफस्टाइल से जुड़ी है, वो है ब्लड प्रेशर। तो जी ब्लड प्रेशर में अगर हम लोग बात करें योग की, प्राणायाम की, तो कौन-कौन से आसन हैं? खासतौर पे मैं हाई बीपी की बात कर रही हूँ पहले, हाई ब्लड प्रेशर में, तो कौन-कौन से आसन और प्राणायाम जो है वो असरदार हैं?
बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि हाई ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी जो हैं वो कभी भी अपने श्वास को रोकेंगे नहीं, यानी कुंभक नहीं लगाएंगे। पहली बात, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है खान पान में उनको 14 से 16 ग्लास जल का सेवन करना करना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी ऑलरेडी अगर वो डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है सॉरी, तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा स्वेट के द्वारा, यूरिन के द्वारा। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को जो योग में अभ्यास है, ऐसे अभ्यास जिसमें हमें फॉरवर्ड बेंडिंग लंबी अवधि तक करना हो, उनको नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी अवधि तक नहीं करना चाहिए। उनके लिए आइडियल है पद्मासन, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, वज्रासन बहुत अच्छा होता है, सूर्य नमस्कार को स्लो स्लो वो कर सकते हैं। प्राणायाम में उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, भ्रामरी उनके लिए बहुत अच्छा है, ओम मंत्रा बहुत अच्छा है, और अनुलोम विलोम उनको निरंतर करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे अ, सूर्य चंद्र और सूर्य और चंद्र नाड़ी के संतुलन को करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर को काउंटर बैलेंस करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो ये देखा गया जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनका जर्नली उनका जनरली पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है, यानी वो राइट साइड से ज्यादा सांस लेते हैं। तो जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो हम क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे। एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, हमको ध्यान बहुत करना चाहिए, ध्यान बहुत करना चाहिए। व्यवहारिक तरीकों में उनको चीजों को लेट गो करने की हैबिट होनी चाहिए, मतलब उनका दृष्टिकोण मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, इन सेंस कि राजी होना। जैसे गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति दुख को कम पाता है या प्राप्त करता है जो ईश्वर की दी हुई चीजों से राजी हो जाता है। यानी मुझे अगर दुख ईश्वर ने दिया है, तो अगर मैं राजी हो जाता हूँ तो मुझे वो मेरा दुख कम लगने लगेगा। तो उनका माइंड सेट भी वो बहुत बड़ा ध्यान रखना उनको चाहिए। एंड मेरा ये मानना है कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मैं एक ऐसा सिंपल ध्यान बता रहा हूँ, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे। अगर आप घड़ी को देखें, सिर्फ घड़ी की, अगर घड़ी की सुई को, जो सेकंड वाली सुई है, अगर आप 15 सेकंड बिना कोई विचार आए उस सुई को अगर आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं, अगर आप निरंतर ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप बार बार, हालांकि 15 सेकंड में बड़ी बात कर रहा हूँ, आप आज करके आप भी कभी देखिएगा अभी घड़ी की छोटी सुई को, और लगातार देखिएगा कि 15 सेकंड में आपके पास कोई विचार आए कि नहीं आए, एकदम आ जाएंगे। 5 सेकंड 2 सेकंड में विचार आ जाते हैं। बट जैसे जैसे स्नेह ने आप प्रैक्टिस करती जाएंगी, सिंपल ध्यान की टेक्निक बता रहा हूँ, इसको आप करेंगी तो उससे क्या होगा, आप फोकस होना शुरू हो जाएंगी। और जनरली ये देखा गया है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो एंग्शियस बहुत ज्यादा होते हैं, वो जल्दी हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, चीजों को जल्दी करते हैं। तो अगर आप ये ध्यान कर सकती हैं। और एक और सिंपल ध्यान है, आप रात में अपने बेडरूम में आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ घड़ी की टिक टिक आवाज को सुनिए, 3 से 5 मिनट। ये आसान लग रहा है, एक पहली वाले में आपको देखना है और दूसरी वाले में आपको सुनना है। तो जब आप 3 से 5 मिनट घड़ी की आवाज को सुनते हैं, टिक 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 टिक, आपका मन 2-4 सेकंड में भटकेगा। रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते जाइए, करते जाइए। जब आपका मन घड़ी की आवाज में टिकना शुरू हो जाए, फिर आप अपने दिमाग को, अपने चेतना को लेके जाइए कमरे से बाहर, और किसी ध्वनि पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। इट इज डिफिकल्ट, लग आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ कि नहीं सर ये तो हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है ये। लेकिन जैसे जैसे करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान रसिया अवध जात के सिर पर परत निशान। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, ये दोनों ध्यान इतने शानदार ध्यान है पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। और योग का एक सिंपल मैं आपको वो बता रहा हूँ, आसन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है दे मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे। उसको हम योग में कहते हैं शशांक आसन। यानी आपने देखा है वज्रासन में हम बैठ जाते हैं और अपने माथे को जमीन पे लगा देते हैं और हमारे दोनों हाथ जमीन पे रहते हैं, ये शशांक आसन कहलाता है। जो एक धर्म संप्रदाय के लोग इस तरह से अपनी वो भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। शशांक आसन क्यों इतना सूदिंग है हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, या जिनको मानसिक समस्याएं हैं, वो मैं आपको अगर साइंटिफिकली बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं, तो इसी तरीके से 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहते हैं, इसी अवस्था में जो हम शशांक आसन में अपने फोरहेड को लगा रहे हैं। तो माँ, बच्चा जो है माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा अपने आप को सिक्योर मानता है। तो जब हमारा फोरहेड जमीन पे लगता है, तो हमारा जो
आज्ञा चक्र है वो पेनिट्रेशन होता है, उसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड सहायक होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देने में, जिससे हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये जो हार्मोन्स हैं, फील गुड हार्मोन ज्यादा बनते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जनरली ये देखा गया है, वो किसी न किसी चिंता से ग्रसित रहता है, लेकिन अगर वो उसका निरंतर अभ्यास करता है, वो अपने आप को उतना सिक्योर पाएगा जितना सिक्योर वो माँ के गर्भ में था, अचेतन अवस्था में। जी। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जी, जी, हाँ, अनम्यूट बोलें। जी। चूँकि अभी हम लोगों ने इस पे तो अच्छी तरीके से बात की कि आप कौन-कौन से अभ्यास हमें करने चाहिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को। अब यहाँ पर आप ये भी ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन से अभ्यास नहीं करने चाहिए? ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत अच्छी बात पूछी जी। आपने। ब्लड प्रेशर के मरीजों को कपालभाति क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए, भस्त्रिका अभ्यास नहीं करना चाहिए, योग के आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, इन आसनों का अभ्यास वर्जित है। जिन लोगों जी। को हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों को सूर्य नमस्कार डायनामिक अवस्था को बहुत स्लो करना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं करना है। बहुत फास्ट करेंगे उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। और उनको हमेशा ये ध्यान रखना है, उनकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है अपने अलावा। क्योंकि क्या होगा, फर्स्ट डे आपने शुरू किया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप किसी अपने नेबर को या किसी और व्यक्ति को मत कॉपी कीजिए। हर इंडिविजुअल का बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का सिस्टम सब कुछ अलग होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया हुआ है, इसलिए आप किसी का अनुसरण करते हुए अपने आप को हानि ना पहुँचाएँ। और ऐसे योगा पोस्चर जिसमें अल्टीमेटली ब्लड का फ्लो आपके मुँह पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक आ रहा है, जैसे सर्वांगासन है, शीर्षासन है। हालाँकि शीर्षासन तो गृहस्थी को करना ही नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसके कारण क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कभी अगर समय होगा तो ज़रूर इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, भस्त्रिका सॉरी बिल्कुल नहीं करना है। मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आप पहले ये वाला सवाल जो है पूरा कंप्लीट करें, फिर आप शीर्षासन क्यों नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस पे ज़रूर बताइएगा? जी। तो अच्छा, तो इससे क्या होगा कि एक तो ये ध्यान रखना होगा उनको। और ओवर एंथुसियाज्म में किसी ने बोला कि आप 25 मिनट, 20 मिनट, जनरली हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ओबेसिटी यानी मोटापा भी है, तो ओवर एंथुसियाज्म में 25-20 मिनट उन्होंने कपालभाति करी, भस्त्रिका प्राणायाम किया। भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड का फ्लो बहुत तेज बढ़ जाता है। हमारा हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, सपोज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ सडन मैं और उसको तेज कर रहा हूँ, तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। तो हो सकता है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या हो जाए। तो एक तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना होता है। और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एक स्टॉप टेक्निक है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी टेक्निक है। हालाँकि मैं तंत्र की कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। स्टॉप टेक्निक क्या है? स्टॉप टेक्निक में जैसे आपको ऑल ऑफ सडन मैसेज देना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपने रुक जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ उठाया, स्टॉप, अब मैं रुक गया। फिर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, स्टॉप। तो मेरी जो भी अवस्था है, मुझे ब्रेन को मैसेज देना है स्टॉप। तो इससे क्या लाभ होगा? बार-बार स्टॉप के चलते हुए जा रहे हैं, स्टॉप किया तो जो भी हमारी पोजीशन रही हम रुक गए। ये तिब्बतन थेरेपी में भी वो लोग यूज़ करते हैं। ग्रेट गुरु ओशो जी ने भी इसको यूज़ किया। हालाँकि ये जापान में ये थेरेपी, मैं रहा जापान में, तो वहाँ पर तो वो लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉप थेरेपी कहते हैं वो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या हुआ, हमारा जो ब्रेन होता है वो इमीडिएटली, अगर सपोज़ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैंने स्टॉप बोला, तो सारा जो हमारा ब्रेन का जो केमिकल था वो बदल गया, कुछ क्षण के लिए। इस तरह बार-बार करते हुए क्या होगा, मैं कभी भी अपने भविष्य के और भूत में नहीं जा पाऊँगा, बार-बार वर्तमान में आऊँगा। और यदि कोई भी अपने इंडिविजुअल अपने जीवन में जितना ज़्यादा वर्तमान में रहेगा, उतना ज़्यादा वो इन तरह की समस्याओं से अपने आप को बचा पाएगा। जी। ये जो आपने बताई ये स्टॉप थेरेपी ये मैंने पहली बार सुना है कि बड़ों पे भी असरदार है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये जो है एक गेम खेलते हैं इस तरह का, स्टैच्यू। हाँ, आप करके देखिए। मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात ही नहीं है, आप करके देख लीजिए। जी। ये इतनी अच्छी थेरेपी है। आपने क्या किया, आपने सपोज़ आप गृहिणी हैं, आपने सब्ज़ी बनाने के लिए आपने वो उठा लिया, कलछुल उठा लिया, तो आपने स्टॉप कहा, रोक दीजिए। तब आप जी। देखिए इतने सारे विचार थे जिसको मैंने ऑल ऑफ सडन रोक दिया। फिर काम करते रहिए, रोटी देते वक़्त रोक दीजिए। इस क्रिया को आप, मैं 1 दिन नहीं कह रहा हूँ, 1 दिन सिर्फ 1 घंटा करके देखिए। अगर आप में मूलभूत परिवर्तन ना आ जाए,
तो आप उस दिन मुझे कहेंगे कि ये इतनी ची ये तो आप समझिए कि पूरे जो जापान में जो मॉन्क्स होते हैं वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लगातार करते हैं वो लोग। जी। जी। अब हम लोगों ने ब्लड प्रेशर पे बात हो गई, डायबिटीज़ पे बात हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप जितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो जितने ज़्यादा विषय हम लोग कवर कर लें, तो उतना अच्छा रहेगा इस सेशन में। हालाँकि हम आगे और भी सेशंस करेंगे और विस्तार से बातचीत के लिए। लेकिन अभी चूँकि ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी और हाई ब्लड प्रेशर पे हम लोगों ने बात की है, तो लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी आप ज़रूर बताएँ। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को होता है, उनको बहुत दिक्कत करता है ये प्रॉब्लम भी, मतलब जो बीमारी है वो। जी। देखिए, आपको मालूम नहीं होगा कि भारत में लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ओनली विमेन होती हैं। जी, ज़्यादातर तो हाँ, यही पता है। जी। यही है, प्रमाण ही यही है। अगर आप 1 लाख लोग देखेंगे तो 1000 आप उसमें पुरुष देखेंगे, बाकी विमेन देखेंगे। इसका क्या कारण है? इसको निश्चित तौर पे इसको साइंटिफिक एविडेंस से द्वारा प्रूव किया जा सकता है। इसका सिंपल इसके बहुत सारे कारण हैं। इसको मैं मानसिक पहले बार आपको शेयर करता हूँ। साउथ एशियन कंट्रीज में जब विमेन की परवरिश होती है, किसी भी मध्यम से लेके उच्च क्लास तक में जब भी स्त्री जन्म लेती है भारत में, स्त्री पे बहुत सारे अंकुश होते हैं। ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसे बोलना। तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो धीरे धीरे जो भी उसके मन में जो गुस्सा, क्रोध, तनाव, कुंठा रहती है, वो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और उसका ड्यूअल नेचर हो जाता है कि ये उसका दूसरा नेचर हो जाता है कि वो किसी भी चीज में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्फ विड्रॉल करना शुरू हो जाती है। मैं आपको ये मेंटल लेवल की बात कर रहा हूँ और बेसिकली ये प्रूव्ड है, प्रूवन भी है। सल्क हो जाती है। सल्क हो जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉल करती है और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु मान के समझने लगती है। मैं सारी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्त्रियां, बट जनरली भारत में ऐसा होता है। अब क्या हुआ, मेंटली हम ऑलरेडी इस तरह की, हमारा परवरिश इस तरह से अपब्रिंगिंग हो रखी है। अब फिजिकल लेवल में क्या हुआ कि महिलाएं, 10 में से 7 महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम होता है और मासिक के कारण उनके शरीर से 3 दिन ब्लड निकलता है। ऑलरेडी महिलाओं का हीमोग्लोबिन इतना कम है। अभी देखिए, रिसर्च निकली बिहार में करीब करीब 37% जो महिलाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन अगर महिला का कम है, 12.5 नहीं है, जितना कम होता जाएगा आप समझ लीजिए महिला लो ब्लड प्रेशर की शिकार होना शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों को महिला कंसीव करेगी वो अपंग, पंगु होंगे। लो ब्लड प्रेशर के रीजनों में एक बहुत बड़ा ये भी रीजन है, भारत में महिला गोरेपन को सौंदर्य का पैमाना मानती है, इसलिए वो सूर्य की रोशनी में जाकर नहीं बैठती है। सूर्य की रोशनी में न बैठना, 40 मिनट, 40 दिन, साल में अगर न बैठना, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर देगा। हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहेगा, हमारी बॉडी कैल्शियम को, विटामिन डी कम रहेगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम को कम एब्जॉर्ब करेगी। कैल्शियम को कम एब्जॉर्ब करेगी, हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन कम है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो रहेगा ही। प्रकृति ने प्रकृति ने हमारे ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए वो सारी चीजें दी हैं जो लाल कलर की हैं, जैसे कि खजूर, गाजर, चुकंदर, गुड़, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। तो लो ब्लड प्रेशर को तो हम खान पान से, जो मैंने चीजें बताई, इनको खा सकते हैं। मैं इसको सिंपल ऐसा कहता हूं, दिन में यदि आप 2 बार मेन कोर्स का भोजन करते हैं, आपको इतना गुड़ लेना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अनार का जूस पीजिए या गाजर का जूस, शलजम का जूस बना बना के पीजिए, नहीं। दोनों टाइम के भोजन में, दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में इतना गुड़ लीजिए। और गुड़ आपको कौन सा लेना है, जो शक्ल में काला हो, क्योंकि महिला कहती है जो गोरी चीज है वही अच्छी है। तो गुड़ में भी काला लेना, बिकॉज जो आप सफेद गुड़ ले लेंगे तो सफेद गुड़ क्या है, उसमें एसिड डाला होता है, डिटर्जेंट डाला होता है उसको चमकाने के लिए। काला गुड़ खाएं। ये तो हुई खान पान की बात। अब योग के कौन से ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं? ऐसे अभ्यास जिससे हमारे हृदय की गति हम बढ़ा सके। कौन कौन से अभ्यास हो सकते हैं? प्राणायामों में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपाल भाती क्रिया कर सकते हैं।
लंबी अवधि तक कर सकते हैं। कपालभाति आपको काम करेगी। आपने सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरा, लेफ्ट से निकाल दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल दिया, इसको आप कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के जितने आसन हैं, लंबी अवधि तक उन आसनों में रुकिए। योग मुद्रा, शशांक आसन, जानु शीर्षासन, इनमें रुकिए। बैकवर्ड बेंडिंग के जितने आसनास हैं काउंटर, उनको करिए। सर्वांग आसन बहुत अच्छा होता है, उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। चक्रासन बहुत अच्छा होता है, उष्ट्रासन बहुत अच्छा होता है। और ऐसी क्रियाएं जो प्रैक्टिकल डायनामिक हो, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। जी, हम लोगों ने आसन की बात की और आपने बीच में डाइट में भी कुछ चीज़ें बताई थी जो कि शामिल करनी चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा रहे। अगर मैं एग्ज़ैक्टली लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए डाइट जानना चाहूँ कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? जी। लो ब्लड प्रेशर के लिए मरीजों के लिए नहीं, अगर ये जो भी महिलाएं इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, यदि वो अपने जीवन में ये चीजें उतार लेती हैं तो 45 डेज में उनमें इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए महिलाओं को? रोज रात को 4 बादाम, 1 अखरोट, 4 बादाम को आप छील लीजिए और या रात में भिगा दीजिए पानी में। 1 अखरोट को भिगा दीजिए, आधा चम्मच मेथी पाउडर भिगा लीजिए और प्रातः काल उठकर बादाम और अखरोट इनको अलग भिगाइएगा, उनको खा लीजिए। आधा चम्मच मेथी पाउडर जो आपने एक कप में भिगाया हुआ है, उस पाउडर को ले लीजिए, या मेथी आपने भिगाई उस मेथी को खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। यदि आपको डायबिटीज नहीं है, यदि आपको शुगर नहीं है, इसके साथ यदि आप 1 चम्मच हनी लेते हैं, तो आप देखेंगे यदि आप इसको निरंतर 40 से 45 दिन तक ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो आपका हीमोग्लोबिन कम है, जो आपका ब्लड प्रेशर लो है, 40 से 45 डेज में वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और 2 जो मैंने आपको बताया, 2 टाइम में आपको गुड़ खाना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। सर ये चूँकि हम लोगों ने बीमारी पे काफ़ी डिटेल में बातचीत की है। अब एक जनरल में जानना चाहती हूँ कि आसन करने का सही तरीका क्या है? जैसे कहा जाता है कि खाली पेट करना चाहिए आसन खाना खाने के कितनी देर के बाद करना चाहिए? मान लीजिए किसी ने अल्पाहार लिया, कुछ हल्का-फुल्का खाया तो कितना होना चाहिए? एक बार आसन करने का सही तरीका बता दें आप। देखिए, प्राचीन समय में तो ये होता था कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने आसनों का आविष्कार किया तो उनका ये कहना था सूर्योदय से पहले हमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, चीज़ें इवॉल्व हुई और चीज़ों पे रिसर्चेज़ हुई, तो मेरा ये मानना है सबसे पहले तो जो लोग भी आसन का अभ्यास करते हैं, आसन के अभ्यास को डायरेक्टली मत करिए। ईश्वर की उपासना, ओम मंत्र, प्रणव मंत्र का उच्चारण करिए पहले। उससे क्या होगा? फिज़िकली, मेंटली टोटल सेल्फ उस क्लास में आ जाएगा, जहाँ पे आप कर रहे हैं, पहली बात। उसके बाद योग की सूक्ष्म क्रियाएँ होती हैं, आपने कंधों को मूवमेंट दिया, नेक को मूवमेंट दिया। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को मैसेज कन्वे होगा कि अब हमें रेडी रहना है योगाभ्यास के लिए। तो सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एम्प्टी स्टमक इसका अभ्यास करना है। एम्प्टी स्टमक से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ही खाली स्टमक से आप अभ्यास कर सकते हैं। आप फ्रेशन अप हुए, उसके बाद आपको एक सेब ले लीजिए, सीज़नल कोई फ्रूट ले लीजिए, केला ले लीजिए, उसके बाद आप अभ्यास कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को निरंतर एनर्जी मिलती रहेगी। एक तो ये ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है कि आपने भोजन खा लिया है, तो 2.5 घंटे के भोजन के बाद आप योगाभ्यास का कर सकते हैं, 2.5 घंटा। जैसे अगर हमने सपोज़ 1 बजे भोजन लिया है, तो 3:30 में बजे हमारी बॉडी रेडी है, अभ्यास कर सकती है। जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी इतनी देर में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड जूसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बनाना शुरू कर देती है और मोर और लेस हमारा जो फूड है, सेमी लिक्विड हो चुका होता है हमारे सिस्टम, तो वो हमारे को उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। जी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी माफ़ कीजिएगा अनम्यूट था गलती से। जी। ये किसी ने लिखा है कि मेरा लो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, तो मुझे क्या खाना चाहिए? इस बारे में तो हमने अच्छे से बात की है, इनका जवाब मिल गया है। एक और है जो कि थोड़ा अलग हट के है लेकिन कहीं न कहीं आप इसका जवाब दे पाएँगे। इन्होंने लिखा है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए।
बेसिकली गॉड हैज मेड एवरीबडी मोर और लेस गॉड है, सबको अलग बनाया हुआ है। एक तो ये बात आपको ध्यान करना होगा। तो हमें किसी से प्रतिद्वंद्विता प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि के आलम को प्राप्त करता है, बहुत धन को प्राप्त करता है, तो परिवार से वंचित रहता है। काउंटर बैलेंस तो सबका है नहीं। तो बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे योग के ध्यान और ऑटो सजेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपने छेड़ दिया। कई बार हम अपने को जो बच्चों की कार्यशाला करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो इस बात की जरूर शेयर करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो भी अपने जीवन में हम बनना चाहते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो चीजें हैं जो हमको रोज करनी चाहिए। हमारे शरीर में दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, कॉन्शियस है सबकॉन्शियस। हमारे जीवन की सारी दिशा जो तय करता है वो हमारा सबकॉन्शियस मन करता है। लेकिन सबकॉन्शियस मन को जो फीड चीजें होती हैं वो कॉन्शियस मन से होती हैं। जैसे कि कोविड-19 में यदि रोज रात को सोते वक्त मैं ये विचार करूं कि शायद कोविड मुझे हो रहा है, मेरे लंग्स में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है और मेरा सांस उखड़ रहा है, अगर ये 3 से 4 दिन में अगर ये विचार करूंगा, तो अवचेतन मन उस विचार को प्रत्यक्ष रूप से मेरे शरीर में रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है किसी भी बीमारी को साइकोसोमैटिक पहले ब्रेन में आती है, ब्रेन से शरीर में रिफ्लेक्ट करती है, या शरीर से ब्रेन में मतलब मस्तिष्क में आती है। तो अगर ये आप ऑटो सेशन रोज दे रहे हैं, नेगेटिव ऑटो सेशन दे रहे हैं, तो कोविड-19 में मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी बॉडी आपका आभा ऑरा वैसा बनाना शुरू करेगी, तरंगे बनाना शुरू करेगी। तो जो नेगेटिव तरंगे हैं वो आपकी बॉडी को कैप्चर कर लेंगी, हाईजैक कर लेंगी और आपको कोविड-19 हो जाएगा। वेराज अगर सेकंड आप अगर ऑटोपेशन ये देते हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन अच्छा भोजन खाता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ, योग का अभ्यास करता हूँ, मुझे आजीवन किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी और मैं निरोग रहूंगा, तो धीरे धीरे अवचेतन मन को ये बात रोज जाना शुरू हो जाएगी। वो आपका ऑरा, आपकी तरंगे, आभा उसको बदलना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही जो आपने प्रश्न किया मेरे विल पावर को, तो आप रोज एक मैसेज कन्वे करेंगे, माय विल पावर इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग, डे बाय डे और स्ट्रांग होती जा रही है और स्ट्रांग होती जा रही है। अब चेतन की आंखें नहीं है, उसको ये मैसेज मिलेगा और आपकी विल पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। योग का ये मानना है जो कुछ भी हम ब्रह्मांड में डालते हैं वो हमें हर कीमत पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अगर हमने किसी के प्रति घृणा डाली तो घृणा मिलेगी, किसी के प्रति प्रेम डाला तो प्रेम मिलेगा। ये नियम है ब्रह्मांड का। तो आप समझ लीजिए सृष्टि कभी नहीं चूकती अपने सर्कल में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया, पीड़ा दी, उनको लगा कि मुझे आनंद की अनुभूति है। सृष्टि ने समय लिया, ब्रह्मांड ने समय लिया, लेकिन वो सारी चीजें उनको रिवर्ट बैक की सूद के साथ। तो चाहे आपने भला किया हो वो भी आपको सूद के साथ वापस होना है, चाहे आपने बुरा किया हो वो भी आपको सूद के साथ वापस होना है। जी जी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि शायद ये हमारे शो से जुड़े हुए थे, इनका मानना है कि बार-बार भोजन लेने से अजीर्ण की स्थिति नहीं होगी क्या? जैसा आपने बताया कि ब्रेक-ब्रेक में लेना है खाना। जी। हाँ, भोजन बार बार लेने से कभी भी अजीर्ण की स्थिति नहीं होती। पूरी दुनिया में कभी भी अल्पाहारी की मौत नहीं हुई, अतिहारी की मौत हुई। जिसने ज्यादा भोजन किया उसकी मौत होती है या उसको कष्ट होता है। मैंने आपसे क्या कहा बार बार करके, मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर आपकी दिन भर में आप 6 चपाती खाते हैं 3 टाइम में, 6 चपाती को आप 6 टाइम में खाइए, तो अजीर्ण की कैसी स्थिति हो जाएगी? बहुत सिंपल बात है ना। अजीर्ण की कैसे स्थिति होगी, दिन भर में मैं 6 चपाती खाता हूँ लेकिन लालचवश मैं उस दिन 20 चपाती खाऊं, अजीर्ण की समस्या हो जाएगी। मैंने जी। तो शुरू से ही कहा ना आपको, एपेटाइट उतनी ही सेग्रीगेट। और अच्छा साइंटिफिकली क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जो वो है जठराग्नि वो बर्न करती रहती है। तो अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखना है तो ये जो हमने भोजन दिया ये घी का काम करता है, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। साइंस कहती है आज वर्तमान में कि अगर आप 6 बार अगर भोजन खाते हैं दिन भर में, वही भोजन जो आप 3 बार करते थे, आप फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग रहेंगे। जी जी। एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि किन्हें आसन करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए? इसका भी कोई क्राइटेरिया है क्या?
आसन मतलब कोई भी आसन? जी, जी। कोई भी आसन। बिल्कुल क्राइटेरिया है, क्यों नहीं क्राइटेरिया है? देखिए आसन हर आसन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, हर प्राणायाम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सूर्य नमस्कार हर क्रियाओं की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब सावधानियां हैं। जिन लोगों को लोअर बैक की समस्या है, सर्वाइकल है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास नहीं करने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास नहीं करने। जिन लोगों को अल्सर हर्निया है, उनको बैकवर्ड बेंडिंग आसनास नहीं करने। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास और श्वास को नहीं रोकना है। जिनको लोअर ब्लड प्रेशर है, उनको कुछ ऐसे प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम नहीं करते। तो निश्चित तौर पे वर्जित है, उसमें तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और ये हमेशा जब आप जिस भी गुरु से सीखेंगे वो आपको बताएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको लोअर बैक साइटिका में पेन है और आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास कर रहे हैं, तो आप जनरली इसको हील थोड़ा कर रहे हैं, आप उसको और खराब कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको लोअर बैक में, आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, धीरे धीरे वो मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ताकत देंगे, सपोर्टिंग मसल्स को। जब धीरे धीरे ताकत होना शुरू हो जाएगी, फिर आप लंबी अवधि तक आसन को बढ़ाते जाएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक के घरों में अपने प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर हमें आसन में डायनामिक आए, 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुके फिर गए, 10 सेकंड रुके फिर गए। नहीं, मेरा ये मानना है कि योग की परिभाषा ये है स्थिर सुखम आसनम। ऐसी स्थिति जिसमें हम सुखपूर्वक लंबी अवधि तक रुक सकें, वो आसन कहलाता है। तो जो लोग भी कोई भी अभ्यास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भुजंगासन का अभ्यास करते हैं, तो आप भुजंगासन में 10 सेकंड रुक के वापस आइए, फिर 5 बार भुजंगासन मत करिए। आपने क्या करना है, यू आर डूइंग भुजंगासन, पहले वीक आप 10 सेकंड रुके, दूसरे वीक आप 15 सेकंड रुके, और धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाते हुए आप 1 मिनट रुकेंगे। जब आप 1 मिनट रुकेंगे उसी आसन को, जिसको आप 5 बार करते, 20-20 सेकंड या 10-10 सेकंड रुक के 1 मिनट रुकेंगे, तो वो आपको क्या लाभ करेगा? वो आपको क्या लाभ करेगा? जब आप आसन में रुकते हैं, तो आपने पूरे ब्रेथ पे पूरा आपको ध्यान लाना है, अवेयरनेस करनी है कि मैं जो आसन कर रहा हूँ ये मुझे कैसे कैसे लाभान्वित कर रहा है। अपने पूरे शरीर को स्कैन करना है, अपने ब्रेथ को ऑब्जॉर्व करना है। ये सारी चीजों को सिस्टमैटिकली आपको ऑब्जॉर्व करना है, देखना है। तो जी। क्या होगा? स्ट्रेंथन आएगी, आपकी बॉडी में ताकत आएगी। यदि आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, लंबी अवधि तक रुके हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के नजदीक जा रहे हैं। और जितना आप आगे झुक रहे हैं, तो अपने अहम को भी आप नित्य प्रतिदिन मार रहे हैं। और जितना आपका अहंकार, अहम मद कम रहेगा, उतना आप जीवन में अपने आप को सहज पाएंगे। जी। जी। एक और सवाल है जो ये पूछ रहे हैं कि योगासन सीखने के लिए, जानने के लिए यूट्यूब कितना सही है? योग में कोई डिग्रीधारी शिक्षक भी होते हैं क्या? अब मैं इस बात पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज कोविड काल से पहले तो हम लोग इस तरह से कभी कराते नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि जब आप रोम में रहते हो, एज रोमन बिहेव्स बिलीव, वो करना चाहिए। तो यूट्यूब से सीखना, मुझे नहीं लगता कि सीखने में कोई वो है। लेकिन ये निश्चित तौर पर आपको योग गुरु से सीखना होगा, परफेक्शन के लिए, टाइमिंग के लिए, कितनी देर रुकना है। क्योंकि आपने अगर यूट्यूब से सीखा, अगर आप किसी पॉस्चर में, हु इज गोइंग टू वॉच यू कि आप करेक्ट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं? पहली सबसे बड़ी तो समस्या यही है, आपको पता ही नहीं, आप यूट्यूब से कर रहे हैं। बट अगर आप योग क्लास में जाते हैं, तो वहां पे निरीक्षक होता है, योग गुरु होता है, योग टीचर होता है। वो देखता है कि क्या भुजंग आसन में जो आपकी एल्बोज हैं वो बाहर तो नहीं निकली हुई हैं। यूट्यूब में जिस योग टीचर ने डाला हो, शायद उसको मालूम ही ना हो कि हमारी जो एल्बोज हैं हमारी बॉडी के नजदीक आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, गलत उसको लेकर आपने सीखा। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मोबाइल पे सारी दुनिया है, मैं अभी योग इसी के माध्यम से सिखा रहा हूँ, तो मैं अंतर विरोध हो जाएगा इस बात को। लेकिन ये निश्चित ये जरूर है कि अगर आपको गुरु अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, तो यू मस्ट लर्न फ्रॉम देम। मतलब उससे क्या होता है, आप करेक्ट प्रोसीजर सीखते हैं, आने का, रुकने का और निकलने का। प्राणायाम में हमें कैसे करना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होने का क्या रोल होता है, अगर हम स्लाउच बैठ रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है, अपराइट बैठ रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज है। ये सारी चीजें मुझे लगता है टीचर ही है जो आपको बता पाता जी। हाँ, आज के इस सेशन का हम लास्ट सवाल ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी कई वीडियो में कहते देखे गए हैं कि योग से डायबिटीज और कैंसर को क्योर किया है उन्होंने, तो क्या वे झूठ फैला रहे हैं? जी। मैं किसी गुरु के प्रति टिप्पणी तो नहीं करूंगा, बट
अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं, मेरे फ्रेगनेटिव के हैं, बट मैंने अपने जीवन में, मेरी भी इतनी लंबी यात्रा हो गई, हम किसी भी कैंसर पेशेंट को उसका कैंसर नहीं ठीक कर पाए, और डायबिटिक पेशेंट को हम उसकी डायबिटीज ठीक नहीं कर पाए, कंट्रोल कर पाए। दोबारा समझिएगा, कैंसर पेशेंट्स को, जो लोग भी हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आए, उनकी हमने आयु को लंबा किया, सहज किया। मतलब अगर उनको डॉक्टर ने ये बोला कि उनको कहा कि आप 6 मंथ में आपकी डेथ हो जाएगी, फॉर्चुनेटली उन्होंने योगा का अभ्यास किया, 4-5 साल उन्होंने कैरी ऑन किया एंड ग्रेसफुल एजिंग किया, और ग्रेसफुल उनकी डेथ हुई। अब बाबा का जो क्लेम है, मुझे उसके बारे में कहना नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई प्रमाण देखे नहीं है, और मैं ऐसे ही ये बात को कह दूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं कर पाए हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कर पाए, बिकॉज तो मैंने तो वो साक्ष्य देखे नहीं है। तो लेकिन मैंने अपना अनुभव एज टीचर बता रहा हूँ कि मैंने डायबिटीज पेशेंट को ठीक नहीं किया, कंट्रोल किया। कैंसर पेशेंट्स को हमने ग्रेसफुल, उसकी आयु को बढ़ाया, ग्रेसफुल वो डाई किया, क्योर नहीं किया। जी, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने इसका जवाब दिया है। आज के इस सेशन के लिए जी बहुत ही अच्छे विस्तार के साथ हम लोगों ने बातचीत की, किस तरीके से अलग-अलग आसन, प्राणायाम कैसे, किस तरीके से जो हमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, उनको ना सिर्फ़ उनसे बचाने में बल्कि उनसे निपटने में भी किस तरीके से भूमिका अदा कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत साधुवाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और आपने मुझे आमंत्रित किया हृदय से, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।